बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हो आप और आज तक आपका डर खत्म नहीं हुआ। अलग अलग आपने फुल फॉर्म बना रखी है कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ये क्या बात हुई? जब आपने मैथ को आत्मा मान लिया ना तो आपको सताएगी ही सताएगी। आज से ये कहना बंद करो। आज से जो मैं आपको बता रहा हूं वो कहना। आप आज से बोलेंगे कि मैथ्स आने से ही तो होगे सफल। जी हाँ, मैथ्स आने से ही तो होगे सफल, ये आपको बोलना है। अब कहां कहां पर मैथ्स का किस तरह से रियल लाइफ में यूज होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर का यूज रियल लाइफ में कहां पर कैसे कैसे होता है। तो ये वीडियो पूरी देखना ताकि आप मैथमेटिक्स को एक अलग ही नजरिए से देख सको और नई नई चीजें सीख सको। एंड तक वीडियो देखनी है। आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। लास्ट ईयर में आगरा गया था ताजमहल देखने। आप भी कभी जाना, आपका मौका लगे तो। 7 अजूबों में से एक अजूबा इसको माना जाता है। प्योर सिमेट्रिकल शेप है, बहुत ही खूबसूरत इमारत है। ठीक है, अब जब मैं उसको देखने गया तो मुझे देखकर उसको एक थॉट आ गई अचानक माइंड में कि यार इसकी जो ये ऊपर गुंबद बनी है, जो कर्व शेप ऊपर बनाया गया है, ये बहुत ही मतलब परफेक्ट इसको कह सकते हैं हम। ये किस तरह से उस टाइम बनाया गया होगा, या ऐसे ही जो कर्व स्ट्रक्चर्स होते हैं दूसरे पुल के नीचे आपने देखा होगा ऐसे करे कर्व बना हुआ होता है, या दूसरी इमारतें आपने दूसरी बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी। तो ये बिल्डिंग्स के जो कर्व वाले स्ट्रक्चर्स हैं ये कैसे बनाए जाते होंगे। अब तो बिल्डिंग्स बनाने का ट्रेंड चल गया है कि एक से एक अट्रैक्टिव बिल्डिंग हमें बनानी है। जापान वाले तो पता नहीं कैसी कैसी बिल्डिंग बना के तैयार कर चुके हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो कर्व स्ट्रक्चर्स हैं इनके बनाने के पीछे मैथ का कोई चैप्टर हो सकता है? जी हाँ, मैथ्स का एक चैप्टर है कैलकुलस जिसका नाम है, उसका इस्तेमाल किया जाता है जितने भी कर्व शेप होती हैं उनको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा ये पता लगाने के लिए। जी हाँ, तो जितनी भी गुंबदें बनती हैं या कर्व शेप वाली बिल्डिंग्स बनती हैं इनके पीछे आर्किटेक्चर्स जो है ये कैलकुलस चैप्टर का यूज़ करते हैं। जी हाँ, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट है लेंथ ऑफ केबल्स। आपने देखा होगा या आपने सुना भी होगा कि ज़मीन के नीचे लंबी लंबी केबल्स बिछाई गई हैं, ठीक है, नेटवर्क के लिए, बिजली पहुंचाने के लिए। तो क्या आपने सोचा है कि इन केबल्स को कैसे नापा जाता होगा? अब मान लो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर कोई पॉइंट है जहाँ पर बिजली पहुँचानी है। अब ऐसे थोड़ी हमने मैप पे बिल्कुल स्केल पे सीधा 150 किलोमीटर नापा और सीधी लाइन खींच दी, बीच में चाहे बिल्डिंग्स आए कुछ भी आए कोई मतलब नहीं, बस उड़ाते चले जाओ, लाइन बिछाते चले जाओ। ऐसा नहीं होता ना भाई, कहीं पे मोड़ भी होते हैं, कहीं पर आपको वायर घुमा के ले जानी पड़ती है केबल। तो इस केबल की कितनी लेंथ होगी ये पता लगाने के लिए भी कैलकुलस चैप्टर का यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, बायोलॉजिस्ट जो है वो किस चैप्टर का यूज करते हैं, किस लिए करते हैं? वो पता करने के लिए करते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया जो है वो किस रेट से ग्रो कर रहा है अलग अलग माहौल में। सर्दी अगर हम कर दें, ठंड बढ़ा दें तो बैक्टीरिया किस रेट से ग्रो करेगा, गर्मी में किस रेट से ग्रो करेगा। तो ये पता लगाने के लिए भी बायोलॉजी जो है वो कैलकुलस चैप्टर का यूज करते हैं। फिजिक्स के अंदर भी इसी चैप्टर का यूज होता है, सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे कॉन्सेप्ट को पता लगाने के लिए। तो इतनी सारी जगह कैलकुलस चैप्टर का यूज होता है दोस्तों। तो अब अगर आप कभी ये चैप्टर पढ़ने चलेंगे तो आपको पता होगा कि कहां कहां पर इसका यूज किया जाता है। स्कूल लाइफ से एक चैप्टर ऐसा है जो आपको बहुत परेशान करता है। हर वक्त आपसे एक्स की वैल्यू पूछता रहता है कि भाई एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू क्या थी। आप कह देते हो मेम्स बना के कि जान थी वो मेरी। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये आप समझ चुके होंगे, अलजेब्रा चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये एक्स की वैल्यू पूछने के अलावा और भी बहुत सारे कामों में आता है दोस्तों। किन कामों में आता है ये? स्टडी ऑफ जीन्स एंड डीएनए। डीएनए की, जीन्स की जो स्टडी होती है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आपने साइंस में पढ़े होंगे, उनकी स्टडी में इक्वेशन बना के एक रिप्रेजेंट करना आसान होता है। इनकी स्टडी में अलजेब्रा का यूज होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के कितने पेयर्स बॉडी में होते हैं। चेक करूं मैं जरा आपकी साइंस कितनी अच्छी है। ठीक है, कमेंट करके बताना मुझे। दूसरा इसका यूज होता है एक्स और वाई ग्राफ्स बनाने के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। डिमांड एंड सप्लाई कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी, एक्स एक्सिस बनती है, वाई एक्सिस बनती है, फिर इक्वेशंस क्रिएट की जाती हैं कि भाई डिमांड देखने के लिए कि इतनी डिमांड होगी तो सप्लाई कितनी रहेगी, इतनी सप्लाई पे डिमांड होने के क्या चांसेस है। यहाँ पर भी अलजेब्रा चैप्टर का यूज किया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर अलजेब्रा का यूज किया जाता है। आपने सुपर मारियो गेम तो बहुत खेला होगा, मैंने भी खेला है, बहुत मजेदार गेम लगता है, आज भी खेल लेता हूं कभी कभी। सुपर मारियो गेम में आपने एक बात नोटिस की है, वो एक 2D गेम है, उसमें आगे बढ़ता है प्लेयर हमारा या फिर वो ऊपर या नीचे जाता है। ठीक है, मतलब 2D का मतलब एक्स एक्सिस पे काम करेगा या वाई एक्सिस पे काम करेगा। तो इसको बनाने के लिए भी अलजेब्रा का इस्तेमाल हुआ था, अलजेब्रा चैप्टर का यूज हुआ
हुआ है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ अलजेब्रा का यूज होता है। आप रियल लाइफ में भी अलजेब्रा यूज करते हो। मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आपके पास 50 रुपए थे, गर्मी लग रही थी, आपने 10 रुपए की शिकंजी पी ली, आपके पास कितने बचे? अब 40 रुपए बचे। अब आपको कुछ टॉफियों की दुकान दिखी, वहां से आपने टॉफीज खरीद ली, लेकिन वो टॉफी पता है कितने रुपए की थी? 2.5 रुपए की एक टॉफी थी। तो अब आप सोचेंगे कि भाई 40 रुपए है मेरे पास, तो 2.5 रुपए के हिसाब से कितनी टॉफीज आएंगी? अलजेब्रा आ गया यहाँ पर। जी हाँ, अब यहाँ पर आप इक्वेशन बनाएंगे कि 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितनी टॉफी आएंगी, x मान के जो करते हैं ना, x मान आप +10 = 50, तो यहाँ पर से आप x की वैल्यू निकाल कर लाएंगे। यही तो अलजेब्रा है। आप तो रियल लाइफ में इसको लगाते हैं, आपको पता ही नहीं कि आप मैथ यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैथ बहुत आसान है, आप यूज़ करते हैं। अरे हाँ, इक्वेशन से एक बात याद आ गई मुझे। जी हाँ दोस्तों, इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, आंसर आता है। अगर आप ऐसे कभी एग्जाम में बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं, नहीं पा रहे, सॉल्व नहीं हो पा रहे, अटक जाएंगे, क्या करेंगे? छोड़ना मत। अब डाउटनेट एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके रख लो, अपने पास बहुत काम आने वाली है। किसी भी सवाल में अटक जाना, उसका फोटो क्लिक करना और अपलोड कर देना डाउटनेट पे, वो आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भेज देंगे अलजेब्रा लगा के। जी हाँ दोस्तों, अब क्या काम करती है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे, उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। किसी भी बोर्ड की तैयारी आप कर रहे हैं, कोई सा स्टेट बोर्ड है आपका, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड है, आप उन बोर्ड की तैयारी भी, एनसीईआरटी की तैयारी भी, सीबीएसई की तैयारी भी, सारे आपको सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएंगे। तो लिंक आपके लिए मैं नीचे दे देता हूं, आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन को कर लेना, आपके काम आ सकती है। अब जिस चैप्टर की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, यह हमें फ्यूचर में ले जा रहा है, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपने रोबोट्स का नाम सुना होगा, आपने रोबोटिक मशीन्स भी देखी होंगी वीडियोस में, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ की जाती हैं। वो बहुत ही एक्यूरेट काम करती है, बिल्कुल एक ही जगह पर वो हिल के अपना कंटिन्यूसली वो 24 घंटे वैसे ही काम करती रहती हैं। एक चेन्नई में इंडिया के अंदर रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पर वेटर्स की जगह रोबोट लगा दिए गए हैं। रोबोट्स आपके लिए खाना सर्व करेंगे ले जाकर, ठीक है। तो ये प्राउड मोमेंट है कि हमारा इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि मैथ्स का कौन सा चैप्टर ये रोबोट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, मैट्रिक्स नाम का एक चैप्टर है, 11th-12th में वैसे कि डिटेल में है, आपने बेसिक मैट्रिक्स भी पढ़ी होगी। मैट्रिक्स बेसिकली क्या है कि कॉलम और रोज के अंदर कुछ नंबर्स का एक अरेंजमेंट होता है, जिससे हम एक्यूरेटली समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे किस तरह से लिंक है। तो इसी मैट्रिक्स का यूज करके एडवांस मैट्रिक्स रोबोट्स के अंदर यूज की जाती है। आप सिर्फ पढ़ाई को ये सोच के मत पढ़ो कि यार नंबर आ जाएं, आप इस पढ़ाई को कर कर एजुकेशन लेकर किसी की लाइफ बदल सकते हो। अभी कोरोना में, लॉकडाउन में जानते हो आप क्या हुआ? यहाँ पर कई कंट्रीज के अंदर रोबोट्स ने, जो आइसोलेशन के अंदर जो लोग थे ना हॉस्पिटल्स के अंदर, उनको रोबोट्स ने खाना पहुंचाया है, ठीक है। रोबोट्स उनके पास खाना लेकर गया, और वो रोबोट्स बनाया कैसे गया? वो कैसे बना? मैट्रिक्स से बना। मतलब किसी ने कुछ पढ़ाई करी होगी जिसकी वजह से वो रोबोट्स तैयार हो पाया है बन के। तो आप ऐसे सोचो कि आप पढ़ाई से किसी की लाइफ बचा सकते हो, किसी की लाइफ बदल सकते हो। वहां पर रिस्क कितना कम हो गया, सोचो ना। अब कोई इंसान खाना लेकर जाता तो चांसेस थे बीमारी बढ़ने के, लेकिन अब रोबोट गया, चांसेस खत्म हो गए, बीमारी खत्म हो चुकी है यहाँ, ठीक है। तो ये आप बदल सकते हो, ये आपके हाथ में कि आप अपनी एजुकेशन को किस तरह से देखते हो। तो ये काम है मैट्रिक्स का। और सुन लो एक बात और, ये मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे यूजेस बता रहा हूँ। अगर मैं हर चैप्टर के सारे यूजेस आपको बताने लग गया ना, तो हर चैप्टर पे एक अलग वीडियो बन जाएगी। इतने सारे यूजेस हैं हर एक चैप्टर्स के अलग अलग पूरी दुनिया के अंदर। तो ये मैं आपको मोटे मोटे यूजेस आपको बता रहा हूँ। आइए अगले चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका फेवरेट है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, बहुत घबराते हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से। और मुझसे भी बच्चों ने, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट सवाल कि सर क्यों पढ़ रहे हैं सर हम ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ यूज़ होना है? हमने तो कभी नहीं देखा किसी को भी साइन कोस का इस्तेमाल करते हो, किताबों में ही देखा है आजकल ये। तो सुन लो मेरे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ होता है। पहले ये समझो कि ये जो साइन कोस टेन कोस होते हैं, ये क्या होते हैं? ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होती हैं, एंगल्स को नापने का एक तरीका है। अब सुनो कहाँ पर इसका यूज़ होता है, मोटे मोटे यूज़ सुनो। सबसे बड़ा इसका जो यूज़ होता है एक जगह पर होता है, मैरीन रैम्स बनाने में। रैम्स का मतलब होता है रास्ता बनाने में। अब समुद्री जहाज जो होते हैं उन पर चढ़ने के लिए एक रास्ता बनता है, पुल बनता है। अब वो कितने डिग्री पर झुकाना है, कितना लंबा पुल बनाना है, मैनुअल भी होते हैं, ऑटोमेटिक भी होते हैं, जो जहाज से जुड़े हुए होते हैं। अब वो खुल के प्रॉपर जमीन पे आ जाए तो कितने एंगल तक उसको मोड़ना पड़ेगा, कितनी उसकी लंबाई रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल परफॉर्म हो जाएगा, और जहाँ भी राइट ट्रायंगल परफॉर्म होगा वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में सीखनी है, आई बटन पे इधर या इधर कहीं पर भी आई बटन आएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री को बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखा है
मैंने, लाखों बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आसान हो गई है वो देखकर, बस ये समझ लो आप। तो आप देख सकते हो। दूसरा इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्री का होता है नेविगेशन पर, लोकेशन पता करने के लिए, किसी भी जहाज की, पानी का हो या हवा का हो, कहां पर उड़ रहा है, पानी में कहां पर है, तो वहां से भी एक राइट ट्रायंगल परफॉर्म किया जाता है। वहां से उसका फासला पता लगाया जाता है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है या कितनी दूर अभी वो उड़ रहा है। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। तीसरा इस्तेमाल होता है समुद्र के अंदर सोनार सिस्टम के अंदर। ये सोनार सिस्टम क्या होता है, नहीं सुना तो आपको बता देता हूं। एक सिस्टम होता है जिससे समुद्र के अंदर की चीजों की गहराई या समुद्र की गहराई, उसके अंदर जो भी चीजें, उनकी गहराई की कितनी गहराई के अंदर वो चीजें वहां पर हैं, उसको नापा जाता है। कैसे नापते हैं, कुछ वेव्स होती हैं, कुछ रेज होती हैं, किरणें, उनको जो है पानी के अंदर भेजा जाता है। तो वो जितनी देर में नीचे जाकर टकराकर वापस आती हैं, उस लिए गए टाइम के द्वारा पता लगाया जाता है कि वो चीज पानी में कितनी गहराई पर है या कितनी गहराई उस समुद्र की है। कि इस तरह से अब मान लो कोई सबमरीन है, कोई पनडुब्बी है, पानी में गहराई में अंदर चलती है, वो तो कितनी गहराई पर वो नीचे है, तो क्या होगा, जो पानी के ऊपर ना होगी वो रेज भेजेगी। जब वो रेज सबमरीन से टकराकर वापस आएंगी तो वहां पर भी एक राइट ट्रायंगल परफॉर्म हो जाएगा। फिर वहां से सबमरीन की गहराई पता लगा ली जाएगी कि पनडुब्बी जो है पानी में कितनी गहराई में नीचे हैगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ यूजेस हैं। और फिर वही बात, बहुत सारे यूजेस हैं, मैं तो आपको मोटे मोटे यूजेस बता रहा हूं। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। अब अगला चैप्टर जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है दोस्तों, मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे होता है। आपके घर में भी हुआ है और होगा भी और होता है। अब सुन लो कहाँ कहाँ होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमें घर में मान लीजिए पेंट करना है या हमें फ्लोरिंग करनी है, टाइल्स बिछानी है, तो क्या होता है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन आपका लगेगा। लेकिन हम लगाते नहीं, हम क्या करते हैं, मिस्त्री को बुला के लाए, उसको दीवार दिखाई, भाई ये दीवार हमें रंगवानी है। अब वो सालों से काम कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस होता है, आइडिया होता है, तो वो बता देता है भाई इतना पेंट ले आओ मैं कर दूंगा, वो कर देता है। लेकिन अब मान लो आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो, आप एक इंटीरियर डेकोरेटर हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक घर को पेंट करने का। अब वहां पर आप अंदाजा नहीं लगाओगे, वहां पर आपको एक्यूरेट मटेरियल लाना पड़ेगा ताकि आपका पेंट जो है वो बचे ना। क्योंकि अगर आप ज्यादा पेंट ले आओगे तो भाई आपकी कॉस्ट लग जाएगी ना, आपका फिर फायदा कम से कम हो पाएगा अगर सामान बच जाएगा तो वहां पर इंटीरियर डिजाइनर, डेकोरेटर, ये आप भी ये कर सकते हो। क्या करते हैं भाई, दीवार की जो होती है बाउंड्री लेते हैं, पूरी मेजरमेंट लेते हैं, लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसके हिसाब से उसमें कितना पेंट लग सकता है वो आइडिया लेते हैं। आपने सवाल जरूर करोगे भाई एक दीवार है इतना इतना, इतने रुपए के पेंट के हिसाब से कितना खर्चा आएगा पता लगाओ। वो इसी की प्रैक्टिस चल रही होती है आपकी, ये समझ लो आप। अगर आपको टाइल्स बिछानी है जमीन में तो एक टाइल कितने की होगी, तो वहां पर टाइल पूरी जमीन का एरिया निकालकर वहां पर टाइल के एरिया से डिवाइड करके भाई टाइल्स कितनी आएंगी, नंबर ऑफ टाइल्स पता करवाई जाती है। तो ये सब यूज होता है मेंसुरेशन का। जितने भी सामान आप देखते हैं ना बने हुए, प्लास्टिक के हों, लोहे के हों, उन सब में मेंसुरेशन लगी हुई है। अगर वॉल्यूम निकालना हो, मान लो कोई लोहे के आप आइटम देख रहे हैं, ठीक है, कोई बॉडी है लोहे की, अब उसमें कितना लोहा लगेगा, वॉल्यूम निकाल के उसका पता लगाया होगा। कोई प्लास्टिक का खिलौना है, उसमें कितनी प्लास्टिक लगी होगी, उसका भी वॉल्यूम निकला होगा, आयतन निकला होगा। तो मेंसुरेशन का तो बहुत सारी जगह पे यूज है, जहां पर भी क्वांटिटी आ जाए, मेजरमेंट आ जाए, वजन आ जाए, डेंसिटी आ जाए, इन सब जगह पे मेंसुरेशन का यूज होता है। अब आप खुद सोचो, अपने आसपास देखो, अपने घर में लॉकडाउन है ना, घर पे बैठे हो, आसपास देखो, सोचना, खुद कमेंट करके बताना कि किन किन चीजों में मेंसुरेशन का यूज हुआ है। एक दिन आप सोकर उठते हैं और आपको उठने में देर हो जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने स्कूल या कॉलेज के लिए भी लेट हो जाते हैं। अब आप देर से घर से निकले, आप सोच रहे हैं कि मैं ऑटो करूं या मैं बस से जाऊं। ऑटो करूंगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा, बस से मैं कम पैसों में पहुंच जाऊंगा। लेकिन बस जो है वो हर एक स्टॉप पर रुकती हुई जाएगी तो वो देर से हो जाएगी, और ऑटो जो है वो जल्दी पहुँचा देगा। अगर कभी भी आप इस टाइप की चॉइसेस में फंसे होंगे तो आपने प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया है। जी हाँ, आपने प्रोबेबिलिटी लगा दी। यहाँ पर क्यों लगा दी? देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी आपके पास इवेंट्स हैं, उसमें से कौन सा इवेंट आप लेंगे, उसकी संभावना कितनी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि मुझे जल्दी पहुँचना है तो मैं क्या करूँगा, ऑटो लेकर पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पर ऑटो के आपके लेने के चांसेस कितने हैं, यही प्रोबेबिलिटी है आपकी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं है। आप अपने दोस्त के घर जाना चाह रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट ही घर पहुँच के उसको आवाज़ लगाऊँ या मैं उसको कॉल करके जाऊं। प्रोबेबिलिटी किस चीज की ज्यादा है कि वो घर पे मिल जाएगा, कि मैं अगर कॉल करके जाऊंगा, ठीक है, घर पे होगा तो मिल जाएगा, वरना मैं जाऊंगा ही नहीं। तो यही तो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी कुछ और चीज नहीं है। तो ऐसे भी चीजों को सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी जगह पर आप खुद प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। आप खुद सोचना कहाँ कहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी लगाई होगी आज या कल में ही, वो मुझे बता देना आप, ठीक है। कमेंट में पढ़ता ही हूँ आप लोगों के, तो कमेंट करना ना भूलें। अगला आपका है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये हमारा एक तरीका है कि जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको हम आसानी से समझ सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं,
उस डेटा को कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ पाई चार्ट्स के अंदर, कुछ बार ग्राफ्स के अंदर, कुछ टेबल्स के अंदर। इस तरह से हम उसको अरेंज कर लेते हैं। तो यही हमारी स्टेटिस्टिक्स होती है। अब इसमें हमें फ़ायदा क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है उसको एनालाइज करना आसान हो जाता है कि भाई कहाँ पर कितनी चीज़ ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर बढ़ने के चांसेस हैं, कितना कंपेरिजन है, भाई पहले कितनी हमारी, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है हमारी, हमारा कोई सामान बन रहा है तो पहले साल में कितना बना, दूसरे में कितना बना, कितने साल में कितना बना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कई सारे सवालों के जवाब हमें एक ही बार ग्राफ को, एक ही चार्ट को देखकर मिल जाते हैं। तो उसकी आसानी के लिए हम अपने डेटा को, किसी भी चीज़ का डेटा हो सकता है वो, उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारी स्टेटिस्टिक्स होती है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की कि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चैप्टर्स के बारे में बता सकूंगे कि उनका रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है। और ये मैंने आपको मान लीजिए बहुत ही थोड़ा बताया है। आपको क्या बोला मैंने कि हर एक चैप्टर पे एक वीडियो बन जाएगी, अलग अलग इतने यूजेस हैं। मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, ठीक है। आप अगर अपनी सोच दौड़ाएंगे ना तो आप पाएंगे कि हर जगह ही मैथमेटिक्स है। टाइम देखने में मैथमेटिक्स है आपकी, तो हर चीज़ में मैथमेटिक्स है। इसलिए इससे घबराना नहीं है, इसको तो हमें अपनाना है, इससे बच के हम भाग ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमें एक नए नज़रिए से मैथमेटिक्स को सोचकर आगे बढ़ना है। और अगर कहीं अटक जाते हैं तो डाउट नेट तो है ही आपके पास, ठीक है। आपके लिए लिंक मैंने नीचे डाला है, डाउनलोड करके अपने पास रख लो। लॉकडाउन में तो बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। स्कूल की पढ़ाई आपकी ऑनलाइन चल रही है, समझ में आया नहीं आया कुछ तो कोई बात नहीं, डाउट नेट है ना आपके पास, सॉल्यूशन करके आप भेज सकते हो, ठीक। तो उसको डाउनलोड कर लेना। तो अब इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी शक्ल देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को, हमारे चैनल डीयर सर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी ऐसी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए और आप ऐसे ही ज्ञान अर्जित करते रहें। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डीयर सर के साथ।